तलवार साधक बहुत कम होते हैं। 10 लाख योद्धाओं में से एक होना भी अच्छा है, और जो तलवार की ऊर्जा को साध सकते हैं वे और भी दुर्लभ हैं। अक्सर ऐसे तलवार साधकों के पीछे एक शक्तिशाली ताकत होती है जो उनका समर्थन करती है। आखिरकार जो तलवार साधक तलवार की ऊर्जा को साध सकते हैं वे बड़ी ताकतों में प्रशिक्षण का केंद्र होते हैं या कम से कम मुख्य शिष्य होते हैं। कुणाल, जिसका चेहरा पहले गर्व से भरा था, अचानक उदास हो गया और उसका चेहरा जटिल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां एक तलवार साधक मिलेगा जिसने तलवार की ऊर्जा को साध लिया है। यह थोड़ा मुश्किल है। हालांकि वाइल्ड वेव वैली के शिष्य घमंडी हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। रुद्र ने एक हाथ से तलवार के हैंडल को पकड़ा और ब्लेड को जमीन पर घसीटा, जिससे लोगों को एक अकेले व्यक्ति का 10,000 लोगों को रोकने का एहसास हुआ। तलवार पर उभरती तलवार की ऊर्जा और भी डरावनी थी। कुणाल का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि रुद्र की शक्ति मजबूत नहीं थी और वह केवल संलयन स्तर पर था, लेकिन दूसरा व्यक्ति एक तलवार साधक था। अचानक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कियारा ने घबराहट में अपनी कमीज का कोना दबाया। आप किस संप्रदाय से हैं? आपका गुरु कौन है? एक धीमी और थोड़ी कर्कश आवाज सुनाई दी, और एक मध्यम आयु का व्यक्ति जो वाइल्ड वेव वैली की मार्शल आर्ट पोशाक पहने था आया। फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरा और रुद्र को ठंडे नजरों से देखा। अभिराज चाचा। कुणाल और वाइल्ड वेव वैली के अन्य शिष्यों ने जल्दी से सलाम किया। आकाश में ऊंचा उड़ना और सांस पर चलना, जन्मसिद्ध स्तर का एक मास्टर। दर्शक हैरान दिखे। मेरा कोई संप्रदाय या स्कूल नहीं है और न ही कोई गुरु, रुद्र ने ठंडे ढंग से जवाब दिया। तो क्या वह एक स्वतंत्र साधक है? अभिराज चौहान ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे ढंग से कहा, आप एक स्वतंत्र साधक हैं, बिना संप्रदाय या गुरु के। आपकी ऊर्जा सागर भी सिर्फ 30% बेकार है। भले ही आप तलवार साधक हों और तलवार की ऊर्जा विकसित कर चुके हों, इसका क्या फायदा? आपकी क्षमता से आप मेरे वाइल्ड वेव वैली के शिष्यों को मारने की हिम्मत करते हैं? आप गलत हैं। यह साफ था कि आपके वाइल्ड वेव वैली के लोग पहले हमें मारना चाहते थे, इसलिए रुद्र ने उसे मारा। कियारा ने दांत पीसते हुए कहा, कारण जो भी हो, मेरे वाइल्ड वेव वैली के शिष्यों को मारने की सजा मौत है। अभिराज चौहान ने बोलने के बाद रुद्र पर थप्पड़ मारने की तैयारी की। गर्जना। अचानक एक तेज गर्जन हुई, फिर आकाश में एक डरावनी लहर उठी। बादल नाव लुढ़क गई और कुछ लोग तुरंत बाहर फेंक दिए गए, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते। अभिराज चौहान ने जल्दी से अपना हाथ वापस लिया और अपनी ताकत पैरों में डालकर खुद को स्थिर किया। रुद्र ने मौका देखा और जल्दी से मस्तूल पकड़ लिया। कियारा को खींच लिया, जो लगभग बाहर फेंक दी गई थी। इस समय नाव का लुढ़कना धीमा हो गया और डेक पर कुछ लोगों के चेहरे सफेद हो गए, क्योंकि कुछ लोग अभी अभी बादल नाव से बाहर फेंके गए थे और समुद्र में गिर गए थे। जो समुद्र में गिरते हैं उनके जिंदा वापस आने की संभावना लगभग नहीं होती। देखो, किसी ने डर से दूर की ओर इशारा किया। सभी ने उस दिशा में देखा जिधर वह व्यक्ति इशारा कर रहा था और देखा कि दूर में 2 बहुत बड़े खून राक्षस दिखाई दिए। उनके शरीर ने पूरे आकाश को ढक दिया था और वे धीरे धीरे अलग हो रहे थे। क्या यह खून राक्षस है? कई लोग हैरान थे। हालांकि सभी ने खून राक्षस के बारे में सुना था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। अब इसे अपनी आंखों से देखकर वे हैरान थे। रुद्र ने कियारा को उठाया। रुद्र, तुम ठीक हो? कियारा ने आधे शब्द कहे ही थे कि उसका सुंदर चेहरा बहुत बदल गया। सावधान रुद्र। उसने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्र के सामने खड़ी हो गई। गायन। रुद्र ने तेज तलवारों की आवाज सुनी। उसका चेहरा बदल गया, लेकिन इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। कुणाल ने पहले ही कियारा की बाईं पीठ में तलवार घोंप दी थी। छिपकर हमला नाकाम रहा। कुणाल बहुत गुस्से में था और उसने कियारा की पीठ पर लात मारी, उसे एक तरफ गिरा दिया। कियारा जमीन पर गिरी, 2 बार लुढ़की और रुद्र के सामने आ गिरी। कियारा को पूरी तरह से स्थिर देखकर रुद्र ठिठक गया। उसके शरीर से चमकीला लाल खून बह रहा था और तेजी से चारों ओर फैल गया। इस पल में सारी आवाजें गायब हो गईं और दुनिया पूरी तरह शांत हो गई। रुद्र ने जमीन पर पड़ी कियारा को देखा, चमकते लाल को देखा, उसकी कम होती जिंदगी को देखा, और उसके साथ पहली मुलाकात के दृश्य उसके दिमाग में उभरे। रुद्र,
मैं तुम्हारी मदद करती हूं। रुद्र, सावधान रहो। रुद्र, हम जल्द ही सिल्वर लेवल मिशन पूरा कर लेंगे। तुम तब क्या लेना चाहोगे? रुद्र। दृश्य एक के बाद एक आते रहे। रुद्र की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसका शरीर जोर से कांपने लगा और उसके हाथों की नसें दिखने लगीं। इस पल में रुद्र के दिल में बहुत तेज हत्या की भावना उभरी। भले ही वह अपंग था और उसका मार्शल आत्मा बीज ले लिया गया था, रुद्र को कभी इतनी तेज हत्या की इच्छा नहीं हुई थी। इस पल में वह सिर्फ कुणाल को मारना चाहता था। अचानक रुद्र की आंखों में पुरानी दुनिया दिखाई दी। लाल खून की दुनिया में एक अनोखी लय थी। आकाश और धरती धीरे धीरे एक दूसरे से मिल गए और एक चाकू बन गए। चाकू क्या है? नसें चाकू हैं, हड्डियां चाकू हैं, आत्मा चाकू है। तलवार की आत्मा क्या है? आकाश और धरती को आत्माओं में बदलना और इंसानी आत्माओं को तलवार की आत्माओं में बदलना। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कीं और एक बहुत ही अद्भुत अवस्था में डूब गया। उस पल में उसे एक अनोखा रहस्य महसूस हुआ। रुद्र के शरीर में एक अनोखी आत्मा तलवार बढ़ने लगी। मारो! रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर से बहुत तेज ताकत फूटी। स्टार ग्लोरी! तलवार ने खालीपन को तोड़ा, जैसे तारों की रोशनी जमीन पर गिर रही हो, और बहुत बड़ी और शक्तिशाली ताकत के साथ कुणाल की ओर काटा। यह देखकर कुणाल हंसा। वह वाइल्ड वेव वैली का मुख्य शिष्य था, जिसकी साधना संलयन स्तर की छोटी पर थी। इस बार वह वाइल्ड वेव वैली का प्रतिनिधित्व करने मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता में आया था। वाइल्ड वेव वैली में कुणाल भी शीर्ष मुख्य शिष्यों में से एक था। एक ही स्तर के ज्यादातर योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक आधा अपंग तलवार साधक, फिर भी वह उसे मारना चाहता है? कुणाल ने हंसते हुए अपनी तलवार घुमाई। उसके सामने एक घना तलवार का जाल बन गया। रुद्र की तलवार उस जाल में काटने के बाद जाल थोड़ा डूब गया और फिर उसने तलवार की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम सच में अपनी औकात से बाहर हो, कुणाल ने तंज कसते हुए कहा। 9 तारे गिरे। रुद्र शांत रहा और स्टार मीटियोर की दूसरी चाल का इस्तेमाल किया, जो पहली चाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तलवार मानो 9 तलवारों में बदल गई और तलवार के जाल पर काटने लगी। धमाका! तलवार का जाल टुकड़ों में कट गया और कुणाल की हंसी गायब हो गई। जल्द ही गुस्से से भरे चेहरे ने उसकी जगह ले ली। वाइल्ड वेव वैली के मुख्य शिष्यों में से एक होने के नाते जिस तलवार के जाल को उसने बनाया था, वह लगभग एक आधे अपंग तलवार साधक ने तोड़ दिया था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या कुणाल की सारी इज्जत नहीं चली जाएगी? तलवार साधक वाकई असाधारण होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक आधा अपंग तलवार साधक हो। मेरे साथ मुकाबला कैसे कर सकते हो? अब तुम्हें रास्ते पर भेजने का समय है। मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। कुणाल की तलवार गायब हो गई और एक बहुत तेज तलवार की रोशनी उभरी। तलवार की रोशनी टूट गई और एक घने तलवार की बारिश में बदल गई, जो रुद्र की ओर बढ़ी। ड्रैगन जैसी तलवार की बारिश हवा की लहरों के साथ लुढ़की और उसकी ताकत बहुत हैरान करने वाली थी। पल भर में रुद्र तलवार की बारिश में फंस गया। कुणाल ने हंसते हुए कहा, यह तलवार की बारिश उसकी सबसे गर्व करने वाली मार्शल कला थी। उसने इसका इस्तेमाल कुछ नासमझ लोगों को मारने के लिए किया था। रुद्र न पहला था न आखिरी। अचानक रुद्र की आकृति तलवार की बारिश में उभरी। न सिर्फ घनी तलवार की बारिश रुद्र को फाड़ नहीं पाई, बल्कि तलवार की बारिश की ताकत को रुद्र लगातार सोख रहा था। क्या? कुणाल की हंसी जम गई और उसे मौत का दबाव महसूस होने लगा। रुद्र, जिसने सारी तलवार की बारिश सोख ली थी, ने कार्रवाई की। एक चाकू, बस एक साधारण चाकू। कोई शानदार चाल या तकनीक नहीं थी। यह बस एक सामान्य कट था, लेकिन इस कट ने खालीपन में एक अजीब विकृति पैदा की। यह एक बहुत डरावना चाकू था। कुणाल की आंखों में डर था, क्योंकि उसकी नजरों में वह चाकू अनंत बड़ा हो गया था। वह बच नहीं सकता था और सिर्फ चाकू को कटते हुए देख सकता था। चाकू उससे गुजरा और कुणाल जम गया। उसके माथे पर एक सफेद रेखा दिखाई दी और पेट तक फैल गई। तलवार का इरादा। कुणाल ने रुद्र को खाली नजरों से देखा। उसकी बची हुई चेतना अविश्वास से भरी थी, क्योंकि इस तलवार में वह डरावना तलवार का इरादा था जो केवल एक तलवार मास्टर के पास हो सकता है। इस पल में एक तेज गर्जन सुनाई दी। तुरंत बाद
सागर के नीचे से एक डरावना पानी का बवंडर निकला जो नाव पर जोर से टकराया और पूरी नाव को हवा में ऊंचा उछाल दिया। धमाका! नाव का पिछला हिस्सा टुकड़ों में टूट गया। कई लोग चीखते हुए बाहर फेंक दिए गए और सागर में गिर गए। रुद्र के हाथ में तलवार जमीन में घुसी। उसे स्थिर करने के बाद उसने जल्दी से कियारा को पकड़ा जो बाहर फेंकी जाने गिरने वाली थी और उसे खींच लिया। बादल नाव बहुत तेजी से हिल रही थी और बंद केबिनों से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। सभी बाहर भागे। गर्जना! सागर के नीचे से एक तेज गर्जन आई। शांत सागर उबलने लगा जिसमें हजारों फीट ऊंची विशाल लहरें उठीं। अंधेरे सागर से दो बहुत बड़ी आकृतियां उभरीं। पहली नजर में यह बताना असंभव था कि वे दो आकृतियां कितनी बड़ी थीं। दो खून राक्षस हैं। दो खून राक्षस यहां क्यों आए हैं? डेक पर लोग बहुत डरे हुए थे। हजारों फीट लंबे खून राक्षस के सामने लोग बहुत छोटे थे, जैसे रेत के कण। इस समय दो खून राक्षस विशाल लहरों के साथ एक दूसरे की ओर बढ़े और उनकी गति बहुत तेज थी। 100 मील के दायरे में हजारों फीट ऊंची विशाल लहरों ने क्षेत्र को ढक दिया और रुकी हुई हवा की वजह से नाव लगातार हिल रही थी। धमाका! दो खून राक्षस एक दूसरे से टकराए। एक डरावना हवा का प्रवाह फैल गया और पहले से ही अस्थिर नाव पर इस डरावने हवा के प्रवाह ने तुरंत दरारें डाल दीं। बादल नाव के पिछले हिस्से पर कई लोग उस हवा के प्रवाह से तुरंत मारे गए। जल्दी भागो! बादल नाव अब और नहीं टिक सकती। जल्दी से बचने वाली बादल नाव छोड़ो! किसी ने चिल्लाया। अराजकता में कुछ छोटी बादल नाव छोड़ी गईं और कई लोग उन पर चढ़ गए और फिर चारों दिशाओं में भाग गए। अराजकता में रुद्र ने अभिराज चौहान और वाइल्ड वेव वैली के लोगों को एक छोटी बादल नाव पर चढ़ते और फिर उत्तर की ओर भागते देखा। रुद्र ने अपने पास एक खाली छोटी बादल नाव देखी तो उसने कियारा को उसमें ले जाकर रखा। फिर अंदर के नियंत्रण संरचना में अपनी आध्यात्मिक डाली छोटी बादल नाव शुरू की और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। लगभग 3 मील जाने के बाद बादल नाव और टिक नहीं सकी और पूरी तरह टूट गई। यह हवा के प्रवाह से टुकड़ों में बिखर गई और जो छोटी बादल नाव समय पर नहीं भाग सकीं, वे भी इसमें बह गईं और टूट गईं। रुद्र ने संरचना में अपनी आध्यात्मिक डालना जारी रखा और छोटी बादल नाव सबसे तेज गति से बाहर निकली जब तक कि वह खून राक्षस क्षेत्र से 100 मील दूर नहीं हो गई। खून राक्षस क्षेत्र से दूर होने की पुष्टि करने के बाद रुद्र ने आध्यात्मिक का इनपुट धीमा कर दिया। राक्षस बहुत डरावने हैं। सौभाग्य से मुझे खून राक्षस मिला और कोई दूसरा राक्षस नहीं, रुद्र ने मन में कहा। खून राक्षस एक क्षेत्रीय राक्षस है। जब तक कोई प्राणी उसके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करता और उसे खतरा नहीं बनता, वह दूसरों पर हमला करने में आलसी होता है। अगर यह खून का प्यासा राक्षस होता तो बात अलग होती। शायद उस बादल नाव पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। रुद्र, ये कहाँ है? कियारा की आवाज अचानक पीछे से आई। तुम जाग गई? रुद्र ने कियारा को हैरानी से देखा। वह अभी भाग रहा था और उसे केवल आखिरी मध्य स्तर की चिकित्सा औषधि खिलाने का समय मिला था ताकि खून बहना थोड़ा रुक जाए। उस समय कियारा की सांस बहुत कमजोर थी और रुद्र को चिंता थी कि वह शायद टिक न पाए। लेकिन अब कियारा ने संघर्ष करके उठ बैठी थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पीला था, उसकी आत्मा अच्छी थी। मुख्य बात यह थी कि रुद्र ने पहले जांच की थी और पाया था कि कियारा शायद किसी महत्वपूर्ण हिस्से में चोटिल हुई थी, लेकिन वह इतनी जल्दी ठीक हो गई कि रुद्र को कुछ गलत लगा। कियारा, तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। रुद्र ने पहले मध्य स्तर की चिकित्सा औषधियों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसका असर काफी अच्छा था, लेकिन इतनी गंभीर चोट से इतनी जल्दी ठीक होना संभव नहीं था। कियारा होश में आने के बाद रुद्र की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। कियारा के चेहरे को देखकर रुद्र को तुरंत समझ आ गया कि कियारा इतनी जल्दी ठीक हो सकी। शायद उसके पास कोई रहस्य है। अगर तुम कहना नहीं चाहती तो कहने की जरूरत नहीं, रुद्र ने कहा। रुद्र! कियारा ने रुद्र को गहरी नजरों से देखा, अपने निचले होंठ को काटते हुए, जैसे कुछ सोच रही हो। आखिरकार उसने रुद्र को दृढ़ता से देखा और कहा, क्या तुम मुझे राक्षस होने के लिए नापसंद करोगे? राक्षस? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। मुझे चोट लगने के बाद मैं जल्दी ठीक हो जाती हूं, कियारा ने धीरे से कहा। यह क्षमता राक्षस नहीं है ना?
यह तुम्हारी प्रतिभा है, रुद्र ने कहा। तेजी से ठीक होने की क्षमता होना सामान्य है। कुछ लोग जन्म से अनोखी प्रतिभाओं के साथ पैदा होते हैं। यहां तक कि अगर मुझे महत्वपूर्ण हिस्से में चोट लगे तो भी मैं एक दिन में ठीक हो सकती हूं, कियारा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। रुद्र की प्रतिक्रिया देखकर कियारा ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि अगर उसने यह बात बताई तो उसे निश्चित रूप से राक्षस माना जाएगा। क्या तुम यह क्षमता लेकर पैदा हुई थी? रुद्र ने पूछा। तुम्हें डर नहीं लगता? कियारा ने रुद्र को हैरानी से देखा, क्योंकि पहले जब दूसरों को पता चला था कि उसके पास ऐसी डरावनी क्षमता है तो वे उससे दूर हो गए थे। यहां तक कि उसकी बात सुनने के बाद वे जल्दी से उससे दूरी बना लेते थे। शुरुआत में कियारा इस रहस्य को अपने दिल में रखना चाहती थी, लेकिन ऐसी घटना के बाद उसने रुद्र को बताने का फैसला किया, क्योंकि वह रुद्र से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। डरने की क्या बात है? क्या तुम मुझे खा सकती हैं? इस दुनिया में हर तरह की अजीब चीजें होती हैं। तुम्हारे पास यह अनोखी क्षमता है, यह तुम्हारी प्रतिभा है, और तुम एक जीवित इंसान हो, राक्षस नहीं, रुद्र ने कहा। रुद्र। कियारा की आंखों में आंसू थे। वह बता सकती थी कि रुद्र जानबूझकर उसे सांत्वना नहीं दे रहा था, बल्कि सचमुच उसे इंसान मानता था, राक्षस नहीं। जब वह गरुड़ महल में थी, कियारा बहुत कम दोस्त बनाती थी। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहती थी, बल्कि वह हिम्मत नहीं कर पाती थी। हर बार जब वह दूसरों से दोस्ती करती थी तो वह सतही परिचय तक सीमित रहती थी और ज्यादा घनिष्ठता नहीं बनाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा खुलासा होने पर एक बार दूसरों को रहस्य पता चल जाता था तो उसे राक्षस समझा जाता था। कियारा को अपने पुराने दोस्तों ने एक से ज्यादा बार अलग किया था। अलग करना तो ठीक था, एक व्यक्ति ने तो उसके खिलाफ दुश्मनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह राक्षस थी। क्या तुम्हारे पास बचपन से यह क्षमता थी? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। यह पहली बार था जब उसने किसी को देखा था जो महत्वपूर्ण हिस्से में चोट लगने के बाद इतनी जल्दी ठीक हो गया था। जब से मुझे याद है, मैंने देखा कि चोट लगने के बाद मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूं, और हर बार चोट लगने पर घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है बिना कोई निशान छोड़े। पहले मुझे लगा कि मेरा शरीर दूसरों से तेजी से ठीक होता है। जब तक मैं 8 साल की नहीं हुई, तब मैं गलती से एक ऊंचाई से गहरी घाटी में गिर गई, कियारा ने धीरे धीरे कहा। उस बार मुझे बहुत गंभीर चोट लगी थी। मेरा दिल एक स्टैलाग्माइट से छेद गया था और मेरी ज्यादातर हड्डियां टूट गई थीं। मुझे इतना दर्द हुआ कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन एक झपकी लेने के बाद जब मैं जागी तो मेरे दिल में लगा स्टैलाग्माइट निकल चुका था और टूटी हड्डियां ठीक हो गई थीं। जब मैं लौटी तो पता चला कि मैं उस गहरी घाटी में एक रात सोई थी और मेरी चोटें सिर्फ एक रात में ठीक हो गई थीं, जिसमें मेरा छेदा हुआ दिल भी शामिल था। फिर क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। उसके बाद मैंने अपने पुराने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके, मुझे भगा दिया और कहा कि मैं राक्षस हूं, कियारा ने अपने होंठ काटते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह सब बीत चुका है, ज्यादा मत सोचो, रुद्र ने सांत्वना दी। हाँ, कियारा ने हल्के से सिर हिलाया। वैसे क्या तुम स्वेच्छा से सांची संप्रदाय से नहीं निकली थीं और फिर वापस भेज दी गई थीं? तुम कालीकट क्यों गईं? रुद्र ने कियारा को देखा। मुझे बचपन से नहीं पता था कि मेरे माता पिता कहां से आए थे। इस बार वापस जाने के बाद मुझे अपने पिता के बारे में खबर मिली कि मेरे पिता कालीकट से थे। तो मैं कालीकट जाना चाहती हूं यह देखने के लिए कि क्या मेरे पिता वहां हैं, कियारा ने कहा। क्या तुम्हारे पास अपने पिता के बारे में कोई जानकारी है? रुद्र ने पूछा। हाँ, मेरे पिता कालीकट के शर्मा परिवार से हैं और उनका नाम सत्यनारायण शर्मा है, कियारा ने जल्दी से कहा। अगर जानकारी है तो ढूंढना आसान होगा, मैं आपकी मदद करूंगा, रुद्र ने सिर हिलाया। रुद्र, धन्यवाद, कियारा ने कृतज्ञता से कहा। इतना औपचारिक मत बनो, रुद्र ने कहा। थोड़ी देर बात करने के बाद कियारा बहुत ज्यादा खून बहने की थकान से जल्दी सो गई, जबकि रुद्र ने अपने दिमाग को प्राचीन गुप्त क्षेत्र में अभ्यास में डुबो दिया। कालीकट सिंहल राजवंश के 6 मुख्य शहरों में से एक मगध के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसे पूर्व की रक्षा करने वाला पहला शहर कहा जाता है और यह पूर्व का सबसे समृद्ध स्थान है।
रुद्र और कियारा एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे, क्षितिज पर कालीकट को देखते हुए। कियारा बहुत हैरान थी, क्योंकि कालीकट इतना बड़ा था कि उसका अंत नजर नहीं आता था। चारों दिशाओं से घनी बादल नावें उतरीं और अनगिनत योद्धा शहर के दरवाजों से बाहर आए। कुछ तो अजीब पोशाकों में भी थे। रुद्र ने कियारा को कालीकट के पूर्वी द्वार में ले जाया, एक रेस्तरां ढूंढा और बहुत सारे व्यंजन ऑर्डर किए। सौभाग्य से बादल नाव समुद्र के किनारे पर नष्ट हो गई थी, इसलिए रुद्र और कियारा बच गए और किनारे पर उतर सके। रास्ते में रुद्र और दूसरा व्यक्ति सूखा भोजन खा रहे थे और अब वे आखिरकार गर्म खाना खा सकते थे। खाने का इंतजार करते हुए रुद्र ने आसपास के लोगों की बेकार बातचीत सुनी। इस समय सबसे गर्म विषय स्वाभाविक रूप से मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता थी। अगर कोई मयूर मार्शल हॉल में स्वीकार हो जाता तो यह स्वर्ग तक एक कदम होता। न केवल कोई मयूर मार्शल हॉल में अभ्यास कर सकता था, बल्कि अगर भाग्य अच्छा होता तो उसे मयूर मार्शल हॉल का सदस्य बनने का मौका भी मिल सकता था। देखो, मोहाई टावर के लोग आ गए, किसी ने चिल्लाया। इस समय रेस्तरां में लोग खिड़की पर इकट्ठा हो गए। रुद्र और कियारा भी वहां गए और उस दिशा में देखा जिधर सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि स्याही रंग की मार्शल आर्ट पोशाक में युवा पुरुष और महिलाओं का एक समूह बादल घोड़ों पर सवार होकर गुजर रहा था। इन लोगों से निकलने वाली शक्ति बहुत भारी और मजबूत थी। मोहाई टावर मगध के पूर्वी हिस्से में 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। हालांकि यह आखिरी स्थान पर है, सबसे मजबूत नॉर्थ रिवर संप्रदाय को छोड़कर बाकी 4 संप्रदायों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने मोहाई टावर के नंबर 1 युवा वरुण को क्यों नहीं देखा? किसी ने कहा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। वरुण यहां कैसे दिखाई दे सकता है? ये शिष्य सिर्फ मोहाई टावर के मुख्य शिष्य हैं। उनका लक्ष्य केवल मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश करना है। वरुण अलग है, उसे पहले से ही मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश की योग्यता मिल चुकी है। एक लाल पोशाक वाले योद्धा ने कहा। मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश की प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है और वरुण को पहले से योग्यता मिल गई। मजाक कर रहे हो? किसी ने जवाब दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम खुद जाकर पूछ सकते हो। न सिर्फ वरुण को योग्यता मिली है, जहां तक मुझे पता है बाकी 4 संप्रदायों के शीर्ष शिष्यों को भी मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश की योग्यता मिल चुकी है। लाल पोशाक वाले योद्धा ने जारी रखा। नियम क्यों बदल गए? पहले तो सबको साथ में प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। किसी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मयूर मार्शल हॉल ने अब भी अपने नियम बदले हैं। वास्तव में प्रतियोगिता हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शिष्य निश्चित रूप से मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश की योग्यता हासिल कर लेते। इसलिए मयूर मार्शल हॉल ने 5 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शिष्यों को सीधे कोटा देने का फैसला किया। लाल पोशाक वाले योद्धा ने कहा। अगर ऐसा है तो क्या हम 5 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शिष्यों के बीच प्रतियोगिता नहीं देख पाएंगे? किसी ने अफसोस के साथ कहा कि हर बार मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश की प्रतियोगिता में सबसे बड़ा आकर्षण 5 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शिष्यों के बीच प्रतियोगिता होती थी। नहीं, हम फिर से देखेंगे और प्रतियोगिता पहले से भी ज्यादा तीव्र होगी। लाल पोशाक वाला योद्धा बोलते बोलते रुक गया, जिससे सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अब बता दो, जल्दी बताओ, सस्पेंस मत रखो, उत्साहित योद्धा ने आग्रह किया। अपनी उत्सुकता को कुछ हद तक बढ़ता देख लाल पोशाक वाला योद्धा मुस्कुराया और बोला, इस साल मयूर मार्शल हॉल ने विशेष रूप से दीवू महल खोला और उसमें कुछ दुर्लभ खजाने रखे। कहा जाता है कि सबसे मूल्यवान एक आध्यात्मिक हथियार है। वरुण और अन्य लोग यह मौका नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से दीवू महल में इसके लिए लड़ेंगे। मयूर मार्शल हॉल ने वास्तव में एक आध्यात्मिक हथियार को इनाम के रूप में निकाला। अगर आध्यात्मिक हथियार इनाम के रूप में है, तो इस बार की प्रतियोगिता निश्चित रूप से पहले से ज्यादा तीव्र होगी और पहले से भी ज्यादा रोमांचक होगी, किसी ने कहा। सबके चेहरों पर ईर्ष्या थी। आध्यात्मिक हथियार योद्धाओं के सपनों का खजाना है। अगर कोई इसे हासिल कर ले तो न केवल वह अपनी लड़ने की शक्ति बढ़ा सकता है,
बल्कि मार्शल आत्मा को आध्यात्मिक हथियार में मिलाकर और भी बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। बस आध्यात्मिक हथियार बहुत दुर्लभ हैं। यहां तक कि 5 प्रमुख संप्रदायों के पास भी ज्यादा आध्यात्मिक हथियार नहीं है। केवल मयूर मार्शल हॉल जैसे शीर्ष बल ही आध्यात्मिक हथियारों को इनाम के रूप में देते हैं। मुझे सच में उनसे ईर्ष्या होती है जो मयूर मार्शल हॉल में जा सकते हैं, कियारा ने ईर्ष्या से कहा। तुम भविष्य में मयूर मार्शल हॉल में जा सकोगी, रुद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मजाक मत करो, मुझे अपनी क्षमता पता है। मेरे पास ज्यादा प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, वरना मैं ऊर्जा रिफाइनिंग क्षेत्र के 8वें स्तर तक नहीं पहुंच पाती। मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश करना मेरे लिए असंभव है, कियारा ने हल्के से सिर हिलाया। पहले जब वह गरुड़ महल में थी, कियारा के पास दूसरों से बेहतर अवसर थे, लेकिन उसकी साधना अपने साथियों से बहुत पीछे थी। प्रतिभा पूरी तरह से सफलता या असफलता तय नहीं करती। जब तक तुम मेहनत करती हो और हार नहीं मानती, तुम्हारे पास मौका होगा, रुद्र ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, कियारा ने सिर हिलाया। फिर रुद्र को देखकर बोली, रुद्र, तुम इतने काबिल हो, तुम निश्चित रूप से मयूर मार्शल हॉल में जा सकोगे। शायद तुम्हें मयूर मार्शल हॉल का सदस्य बनने का मौका भी मिले। रुद्र न केवल एक तलवार साधक है, बल्कि बहुत मजबूत भी है। भले ही उसकी ऊर्जा सागर केवल 30% शक्तिशाली हो, कियारा की नजरों में वह पूर्व के 5 प्रमुख संप्रदायों के मुख्य शिष्यों से कम नहीं है। शिव संप्रदाय के लोग आ गए, किसी ने चिल्लाया। बात कर रहे सभी लोग मुड़े और रास्ते की ओर देखा। एक विशाल बर्फीला जानवर एक बर्फीले क्रिस्टल गाड़ी को खींच रहा था। बर्फीले नीले मार्शल वस्त्रों में महिलाओं का एक समूह बर्फीले क्रिस्टल गाड़ी पर खड़ा था। ये सभी महिलाएं बहुत सुंदर थीं और उनमें कई बेहद आकर्षक महिलाएं थीं। वह महिला कितनी सुंदर है! सुना है कि वह कुषाण संप्रदाय की नई शिष्या है और उसका नाम स्नेहा है। न केवल वह बेहद सुंदर है, बल्कि उसका ठंडा स्वभाव और भी अनोखा है। कई लोग बर्फीले क्रिस्टल गाड़ी के सामने खड़ी स्नेहा को देखते रहे और कुछ तो हैरान रह गए। रुद्र ने स्वाभाविक रूप से गाड़ी के सामने खड़ी स्नेहा को भी देखा। 1 महीने तक न मिलने के बाद स्नेहा की शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसकी प्रगति वास्तव में तेज है। सिर्फ 1 महीने में वह पूरी तरह बदल गई है, रुद्र ने मन में सोचा। हालांकि वह और स्नेहा हमेशा से अलग स्वभाव के रहे हैं, स्नेहा उसकी चचेरी बहन है। स्नेहा की बड़ी प्रगति देखकर रुद्र उसके लिए दिल से खुश था। अगर चाचा और साक्षी यहां होते तो स्नेहा को इतनी सफलता पाते देखकर वे निश्चित रूप से और खुश होते। रुद्र को थोड़ा अपराध बोध हुआ। चाचा और साक्षी कालीकट आ सकते थे, लेकिन रुद्र की घटना की वजह से वे अभी कलिंग छोड़ नहीं सके और अभी के लिए मौर्य परिवार में ही रहना पड़ा। जल्द ही यह मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा। रुद्र की आंखों में ठंडी चमक थी और उसके शरीर से गूंजने की आवाजें आईं। बहुत तेज तलवार का इरादा उसके शरीर में घूम रहा था। 2 बड़े संप्रदायों के गुजरने के बाद रुद्र और कियारा अपनी सीटों पर लौट आए। रुद्र, तुम बाद में मयूर मार्शल हॉल क्यों नहीं जाते? तुम्हें मेरे साथ शर्मा परिवार में जाने की जरूरत नहीं, कियारा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। उसे चिंता थी कि इससे रुद्र के काम में देरी हो सकती है। महल में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता में अभी 1 दिन बाकी है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें पहले शर्मा परिवार में ले जाऊंगा। अपने पिता से मिलने के बाद मेरे लिए मयूर मार्शल हॉल जाना देर नहीं होगा, रुद्र ने कहा। रुद्र, धन्यवाद। कियारा ने रुद्र को देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। व्यंजन आने के बाद रुद्र और कियारा ने जल्दी से खाया और पेट भर लिया। बिल चुकाने के बाद उन्होंने पूछा कि शर्मा परिवार कहाँ है और फिर कियारा को लेकर शर्मा परिवार की ओर चल पड़े। कालीकट में शर्मा परिवार कालीकट के 3 वंशानुगत परिवारों में से एक है। वंशानुगत परिवार क्या होता है? ये 5 बड़े संप्रदायों की तरह है, सिवाय इसके कि शर्मा परिवार संप्रदायों से अलग है क्योंकि इसका वंश केवल खून के रिश्ते वाले वंशजों को ही दिया जाता है। कियारा जितना शर्मा परिवार के करीब पहुंची, उतना ही उसे घबराहट और बेचैनी महसूस हुई। रुद्र इस पल में कियारा के मूड को समझ सकता था, क्योंकि रुद्र के माता पिता बचपन से ही दूर यात्रा पर गए थे और कभी वापस नहीं आए। पहले रुद्र सोचता था कि उसके माता पिता बस कुछ समय के लिए गए हैं,
जब वह बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि शायद उसके माता पिता के साथ कोई हादसा हो गया था, वरना इतने सालों बाद वह यांडू के शियाओ परिवार में क्यों नहीं लौटे। अगर वे अभी भी जिंदा होते, रुद्र ने अनुमान लगाया कि वह कियारा की तरह होगा और उन्हें देखते समय थोड़ा बेचैन होगा। हम उनसे देर सबेर मिलेंगे, घबराओ मत, रुद्र ने सांत्वना दी। हाँ, कियारा ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ा शांत हुई। शर्मा परिवार एक महत्वपूर्ण जगह है और कोई भी बेकार लोग इसके पास नहीं आना चाहिए, वरना इसके परिणामों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शर्मा परिवार के दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने डांटा। हम सत्यनारायण शर्मा से मिलना चाहते हैं और इस बड़े भाई से कहना चाहते हैं कि हमें सूचित करें, रुद्र ने कहा। सत्यनारायण शर्मा? शर्मा परिवार के अगुआ पहरेदारों ने रुद्र और कियारा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, तुम लोग यहां थोड़ी देर रुको, मैं अंदर जाकर सूचना देता हूं। यह कहकर वे शर्मा परिवार में लौट गए। थोड़ी देर बाद एक सुनहरी सैन्य पोशाक पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। तुम सत्यनारायण शर्मा से मिलना चाहते हो? सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने रुद्र और दोनों को गहरी आवाज में देखकर पूछा, तुम कौन हो? सत्यनारायण शर्मा से क्यों मिलना चाहते हो? मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि मेरे पिता कालीकट के शर्मा परिवार के सत्यनारायण शर्मा हैं। कियारा ने खुद को रोक नहीं पाई और कहा, तुम्हारा पिता? सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर एक चमकदार मोती निकाला, कियारा को दिया और कहा, इसे पकड़ो और अपनी असली ऊर्जा छोड़ो। हालांकि कियारा को समझ नहीं आया, फिर भी उसने वैसा ही किया। मोती को पकड़ा और उसमें ऊर्जा डाली। जैसे ही असली ऊर्जा उसमें डाली गई, मोती से हल्की सफेद हवा निकलने लगी। सफेद हवा को देखकर सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं, मोती वापस लिया, फिर रुद्र और दोनों की ओर हाथ हिलाया। चलो वरिष्ठ, क्या सत्यनारायण शर्मा यहां नहीं है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, सत्यनारायण शर्मा बहुत पहले ही शर्मा परिवार में नहीं रहे, इसलिए दोबारा मत आना। सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने अधीरता से हाथ हिलाया। वरिष्ठ, क्या आप बता सकते हैं कि सत्यनारायण शर्मा कहाँ है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे परेशान मत करो। सुनहरी सैन्य पोशाक वाला बूढ़ा हंसा, रुद्र और बाकियों को नजरअंदाज किया और ये घर की ओर मुड़ गया। रुद्र आगे बढ़कर पूछना चाहता था, लेकिन कियारा ने उसे रोक लिया। रुद्र, छोड़ दो, चलो। वैसे भी मैं इस बार कालीकट सिर्फ कोशिश करने आई थी, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। कियारा ने सिर हिलाया, फिर रुद्र को गंभीरता से मुस्कुराकर कहा, और अगर वे मिल भी जाएं तो क्या? उसने इतने सालों में मुझे और मेरी मां को ढूंढने के लिए वापस नहीं आए तो वे हमें बहुत पहले भूल चुके होंगे। शायद उन्हें मेरे अस्तित्व के बारे में भी पता ना हो। इस बार कालीकट आना बस मेरी इच्छा पूरी करने के लिए था। अगर वे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो। जब तुम यहां आई हो तो तुम उनसे जरूर मिलोगी। क्या तुम पूछना नहीं चाहती, वे तुम्हें और तुम्हारी मां को ढूंढने क्यों नहीं लौटा? रुद्र ने कहा। कियारा ने अपने निचले होंठ को काटा। वह स्वाभाविक रूप से जानना चाहती थी, लेकिन अब शर्मा परिवार उसे अंदर नहीं आने दे रहा था और वह यह भी पक्का नहीं कर सकती थी कि सत्यनारायण शर्मा वास्तव में शर्मा परिवार में नहीं था। कियारा, जल्दबाजी मत करो। जब तक मैं मयूर मार्शल पैलेस में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक मैं तुम्हारे पिता के बारे में पता लगाने का तरीका ढूंढूंगा, रुद्र ने कहा। ठीक है, कियारा ने सिर हिलाया। इसके बाद रुद्र कियारा को लेकर शर्मा परिवार से चला गया। ये घर के दरवाजे पर दो आंखें दोनों को जाते हुए देख रही थीं। वह लड़की क्या सत्यनारायण चाचा की बाहर पैदा हुई इकलौती बेटी है? एक सुनहरे मुकुट और तेज भौहों वाला युवक उदासीनता से बोला। उसने ऐसा कहा? मैंने परीक्षा मोती से जांच की, उसके पास वास्तव में मेरे शर्मा परिवार का खून है, सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने कहा। उसकी प्रतिभा कैसी है? क्या उसके पास चाचा की क्षमताएं पाई हैं? ये उत्कर्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। खुद देख लो। सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने परीक्षा मोती निकाला। परीक्षा मोती में सफेद धुंध को देखकर ये उत्कर्ष ने हंसते हुए कहा, सत्यनारायण चाचा, मेरे शर्मा परिवार में 100 साल में एक दुर्लभ प्रतिभा थे। मैंने सोचा था कि उनके वंशजों को भी कुछ क्षमताएं मिलेंगी। ऐसा नहीं हुआ।
समृद्धि का शिखर कमजोरी में बदल गया और ऐसा हो गया, इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। हमारा शर्मा परिवार बेकार लोगों को नहीं पालता। सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने कहा। वह युवक कौन है? ये उत्कर्ष ने सहजता से पूछा। वह भी आधा बेकार है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन संलयन क्षेत्र तक पहुंच गई है, लेकिन उसका ऊर्जा सागर सिर्फ 30% है। सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने शांति से कहा। एक अपंग और एक आधा अपंग सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। ये उत्कर्ष ने तिरस्कार दिखाया और तुरंत हाथ हिलाया। उन्हें नजरअंदाज करो। तुम मेरे पिता को बता दो कि मैं पहले मयूर मार्शल हॉल वापस जा रहा हूं। दूसरे युवा मालिक, आप इतनी जल्दी मयूर मार्शल पैलेस वापस जा रहे हैं? घर पर कुछ दिन और नहीं रुकेंगे? सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने आश्चर्य से कहा। नहीं, मुझे अभी परीक्षा की निगरानी का काम है। इस बार मैं न सिर्फ डीकन के साथ परीक्षा की निगरानी कर रहा हूं, बल्कि 2 लोगों को चयन पास करने में भी मदद करनी है। उन दोनों के भाई मयूर मार्शल पैलेस में हैं और मेरा उनसे अच्छा रिश्ता है। अगर ये हो गया तो हम उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये उत्कर्ष ने कहा। ऐसे में द युवा मालिक, आप पहले जाकर करके अपना काम करें, सुनहरी सैन्य पोशाक वाले बूढ़े ने जल्दी कहा। रुद्र ने एक सराय ढूंढी, कियारा को वहां ठहराया और अकेले मयूर मार्शल हॉल गया। मयूर मार्शल हॉल कालीकट की शीर्ष शक्तियों में से एक है। इसे पहले मयूर अकादमी के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे मार्शल हॉल में पदोन्नत किया गया। इसका मुख्य काम उत्कृष्ट मार्शल प्रतिभाओं को तैयार करना है। क्या तुम्हारे पास योग्यता आदेश है? मार्शल हॉल के प्रवेश द्वार पर तैनात व्यक्ति ने रुद्र को रोक दिया, जो मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश करने वाला था। योग्यता आदेश? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें योग्यता भी नहीं पता और तुम हॉल में प्रवेश के लिए कोटा की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हो? तुम जैसे लड़के भी मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश करना चाहते हैं? सचमुच सपने देख रहे हो? मार्शल हॉल के प्रवेश द्वार पर तैनात व्यक्ति ने हंसा। आसपास के मार्शल कल्टीवेशन करने वाले हंस पड़े। माफ करें, योग्यता आदेश कैसे प्राप्त कर सकता हूं? रुद्र ने उदासीनता से पूछा। मैंने तुम्हें सपने देखना बंद करने को कहा, लेकिन तुम अभी भी सपने देखना चाहते हो। मार्शल हॉल के प्रवेश द्वार पर तैनात व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपने गुस्से को दबाया और फिर कहा, तुम योग्यता आदेश चाहते हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। क्या तुमने वह प्राचीन कांस्य दरवाजा देखा? वहां जाओ, कोई तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। रुद्र ने सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और कांस्य दरवाजे की ओर चला गया। वह सचमुच चला गया? क्या यह लड़का मूर्ख है? वह मार्शल हॉल का जीवन मृत्यु मार्ग है। क्या उसे सचमुच नहीं पता या वह नाटक कर रहा है? देखने वालों ने असहाय होकर सिर हिलाया। रुद्र मृत्यु की तलाश में था। मयूर मार्शल हॉल के प्रवेश द्वार पर 2 रास्ते हैं। एक मुख्य सड़क है, जो मार्शल हॉल का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह मार्शल हॉल के कर्मियों के आने जाने का रास्ता है। एक और रास्ता है, जिसे जीवन मृत्यु मार्ग कहा जाता है। यह रास्ता मयूर मार्शल हॉल के पहले पीढ़ी के मास्टर ने बनाया था। इसके अंदर कई यंत्र हैं। इसमें प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। हालांकि अगर कोई इस जीवन मृत्यु मार्ग को पार कर लेता है, तो उसे मयूर मार्शल हॉल में अपवाद के तौर पर सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जब जीवन मृत्यु मार्ग शुरुआती सालों में बनाया गया था, तो अनगिनत मार्शल कल्टीवेशन करने वाले इसमें घुसे। नतीजा यह हुआ कि वे मुश्किल से बच पाए। अगर वे बच भी गए, तो उनके अंग टूट गए और वे मृत जैसे हो गए। जीवन मृत्यु मार्ग 500 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है और इन 500 सालों में केवल 2 लोग ही इस मार्ग को जिंदा पार कर पाए हैं। रुद्र कांस्य दरवाजे में घुसा और देखा कि कांस्य दरवाजे के पीछे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति पैरों को मोड़कर बैठा था। यह बूढ़ा बहुत उम्रदराज था। उसकी त्वचा सूखी और झुर्रीदार थी, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसका पूरा शरीर सूखे पेड़ की तरह था। वरिष्ठ, रुद्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सफेद बालों वाले बूढ़े ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपनी धुंधली आंखों से रुद्र को देखा, फिर आलस्य से अपने पीछे के रास्ते की ओर इशारा किया। बस इस रास्ते से जिंदा निकल जाओ। अंत में एक प्राचीन घंटी है,
उसे जोर से बजाओ। यह कहकर सफेद बालों वाले बूढ़े ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह सो गया हो। रुद्र ने उसे परेशान करना बंद किया, फिर से हाथ जोड़े और सफेद बालों वाले बूढ़े के पीछे के रास्ते की ओर चला गया। क्लिक। जैसे ही रुद्र सफेद बालों वाले बूढ़े को पार कर गया, उसके पीछे की दीवारें हिलने लगीं। वे मोटे 1000 बार रिफाइंड लोहे से बनी यांत्रिक दीवारें थीं। पल भर में यांत्रिक दीवार ने रुद्र के सभी भागने के रास्ते बंद कर दिए। सफेद बालों वाला बूढ़ा सोया नहीं था, बल्कि अपनी आंखें थोड़ा खोलीं, बंद यांत्रिक दीवार को देखा और धीरे से आह भरी। यह लड़का बहुत विनम्र है। पिछले कुछ दिनों में यहां कई छोटे लोग आए, लेकिन कोई भी उसके जैसा नहीं था। अफसोस, इस लड़के का ऊर्जा सागर सिर्फ 30% है। इस रास्ते से गुजरना शायद और भी मुश्किल होगा। सफेद बालों वाले बूढ़े को रुद्र की शिष्टाचार कुछ पसंद आई। आखिरकार आने वाले कई लोगों में से किसी ने भी उसे अभिवादन नहीं किया, केवल रुद्र ने ऐसा किया। अगर रुद्र का ऊर्जा समुद्र केवल 30% न होता, जिसमें ज्यादा असली ऊर्जा नहीं थी, और उसका पास होने का मौका अन्य मार्शल कल्टीवेशन करने वालों से बहुत कम न होता, तो सफेद बालों वाला बूढ़ा वास्तव में रुद्र को कुछ सलाह देना चाहता। लेकिन रुद्र की स्थिति में सलाह देना या न देना कोई फर्क नहीं पड़ता। यांत्रिक दीवारों के अंदर आगे बढ़ते हुए रुद्र ने अपनी नजर में कांस्य के लोगों की घनी भीड़ देखी। इन कांस्य लोगों के चेहरे असली और अनोखे थे। अगर उनकी त्वचा में कांस्य की खास चमक न होती, तो उन्हें असली इंसान समझा जाता। अचानक सबसे आगे वाला कांस्य व्यक्ति हिला। वे सभी ने ताकत लगाई और भारी गति के साथ रुद्र की ओर बढ़े। हजारों मुक्के। रुद्र ने पहले कांस्य व्यक्ति पर मुक्का मारा और रुद्र इतना हिल गया कि उसका शरीर डगमगा गया और कांस्य व्यक्ति केवल एक पल के लिए रुका। संलयन क्षेत्र के कांस्य व्यक्ति के बराबर। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा था कि उसे बस इस मार्ग से जिंदा गुजरना है। ये कांस्य लोग बहुत मजबूत थे। अकेले इन्हें संभालना मुश्किल होगा। अगर ये बड़ी संख्या में मारने आए तो कौन रोक सकता था? यह सिर्फ हॉल में प्रवेश की योग्यता है। क्या इसे इतना मुश्किल होना चाहिए? रुद्र को बुरा लगा, लेकिन अब सोचने में देर हो चुकी थी। कांस्य व्यक्ति पहले ही हमला कर चुका था। रुद्र ने हिचकिचाहट नहीं की और अपनी पीठ से रिफाइंड लोहे की तलवार उतारी। स्टार शाइन! बेहद शक्तिशाली तलवार की शक्ति छोड़ी गई और तलवार की कल्टीवेशन की शक्ति पूरी तरह से दिखाई दी। एक के बाद एक कांस्य लोग जमीन पर कट गए। बेहद सख्त कांस्य व्यक्ति अटूट तलवार के नीचे सूखे पेड़ की तरह था। 108 कांस्य लोग। रुद्र को आखिरी कांस्य व्यक्ति को मारने में 1/4 घंटा लगा और पूरा रास्ता तुरंत साफ हो गया। जमीन पर पड़े कांस्य व्यक्ति को देखते हुए रुद्र के हाथ की तलवार धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। अगर वह तलवार कल्टीवेशन करने वाला न होता, तो इस रास्ते से मारकर गुजरने का कोई तरीका नहीं होता। कांस्य लोग बहुत ज्यादा थे और उनके शरीर इतने सख्त थे कि सामान्य मार्शल कल्टीवेशन करने वाले उन्हें काट नहीं सकते थे। केवल तलवार कल्टीवेशन करने वाले ही अपनी तलवार से उनके शरीर के यंत्रों को काट सकते थे। इन कांस्य लोगों की डरावनी बात उनकी कल्टीवेशन और संख्या थी। हर एक संलयन क्षेत्र के मार्शल कल्टीवेशन करने वालों के बराबर था और वे 108 थे। अगर ये कांस्य लोग आपको घेर लें, तो थोड़े समय में आप गिरकर मारे जाएंगे। रुद्र ने अपनी नजर हटाई और आगे बढ़ता रहा। दरअसल रुद्र को सफेद बालों वाले बूढ़े के शब्दों का मतलब नहीं पता था। उसे जिंदा गुजरने के लिए कहा था, न कि सभी कांस्य लोगों को मारने के बाद गुजरने के लिए। तथाकथित जिंदा गुजरने का मतलब है कि इस जगह में प्रवेश करने वाले कई मार्शल कल्टीवेशन करने वाले सीधे भागने का चुनाव करते हैं। आखिरकार कांस्य लोग बहुत ज्यादा हैं और कोई भी इतने सारे कांस्य लोगों से एक साथ नहीं निपट सकता। भागते समय मार्शल कल्टीवेशन करने वाले के पास जीवित रहने का मौका होता है, लेकिन यह ज्यादा नहीं होता। रुद्र रास्ते के अंत में आया और देखा कि यहाँ एक विशाल प्राचीन कांस्य घंटी लटकी हुई थी। यह रास्ते के बाईं ओर थी। दाईं ओर का हिस्सा चौड़ा था और उससे गुजरा जा सकता था। सफेद बालों वाले बूढ़े ने मुझे इस प्राचीन घंटी को बजाने के लिए कहा था।
रुद्र प्राचीन कांस्य घंटी के पास गया और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक आसपास का माहौल अजीब तरह से बदल गया और तुरंत अंधेरा हो गया। रुद्र को लगा जैसे वह एक अजीब जगह में आ गया हो। रुद्र के चारों ओर 9 छायाएं दिखाई दीं। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनके आकार बहुत पूरे थे। वे विभिन्न तलवार हथियार पकड़े हुए थे। छोटे खंजर और लगभग 1 फुट लंबी तलवारें थीं। यहां वास्तव में एक आभासी क्षेत्र का आध्यात्मिक हथियार है। रुद्र ने लटकी हुई प्राचीन घंटी को आश्चर्य से देखा। आध्यात्मिक हथियार कई प्रकार के होते हैं। हथियार प्रकार के आध्यात्मिक हथियार आम तौर पर देखे जाते हैं। बेशक विशेष प्रभाव वाले आध्यात्मिक हथियार भी होते हैं, और आभासी क्षेत्र के आध्यात्मिक हथियार उनमें से एक हैं। इस तरह का आध्यात्मिक हथियार एक अनोखा आभासी क्षेत्र बनाता है और फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके आभासी मार्शल कल्टीवेशन करने वालों को छोड़ता है। जो प्रकार का मार्शल कल्टीवेशन करने वाला इसमें प्रवेश करता है, वही प्रकार का आभासी मार्शल कल्टीवेशन करने वाला छोड़ा जाता है। रुद्र एक तलवार कल्टीवेशन करने वाला है, इसलिए यह जो आभासी मार्शल कल्टीवेशन करने वाला छोड़ता है, वह भी तलवार कल्टीवेशन करने वाला है। आभासी क्षेत्र के आध्यात्मिक हथियार का काम मार्शल कल्टीवेशन करने वालों को बेहतर करने और अभ्यास करने के लिए होता है, लेकिन रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि इसे यहाँ रखा जाएगा और परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस प्राचीन घंटी के रूप से देखते हुए इसका ग्रेड आभासी क्षेत्र के आध्यात्मिक हथियारों में बहुत ऊंचा होना चाहिए, वरना यह एक साथ 9 आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वालों को नहीं छोड़ सकता था। अगर इसे बजाना है तो पहले इन 9 तलवार कल्टीवेशन करने वालों से निपटना होगा, रुद्र ने सोचा। हुश! पहला आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाला अपनी तलवार खींचकर रुद्र पर हमला करने लगा। उसकी छोटी तलवार की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और उसमें मौजूद तलवार की ऊर्जा सब कुछ काटने वाली लग रही थी। बैंग! रुद्र के हाथ वाली तलवार ने आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाले के हमले को रोक दिया। हालांकि दोनों तलवार कल्टीवेशन करने वाले थे, रुद्र को आभासी मार्शल कल्टीवेशन करने वाले से ज्यादा फायदा था। तलवार की नसें और हड्डियां, साथ ही बाद में बनाई गई तलवार की आत्मा आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वालों से तुलना नहीं की जा सकती थीं। स्टारशाइन! घोड़ा काटने वाली तलवार को बार बार बाहर निकाला गया और आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाला पीछे हट गया। इस समय दूसरा आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाला भी शामिल हो गया। एक से आसानी से निपट सकता था, लेकिन इस पल में रुद्र को कुछ दबाव महसूस हुआ। रुद्र न केवल चिंतित नहीं था, बल्कि वह खुश दिख रहा था। मेरी अपनी नींव बहुत कमजोर है। आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाले के साथ द्वंद्व मेरी तलवार की समझ को मजबूत कर सकता है और मेरी अपनी नींव को बढ़ा सकता है। हालांकि तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और तलवार की आत्मा बनाई जा चुकी थीं, ये तीनों कभी भी एक में नहीं मिल पाए, मुख्य रूप से क्योंकि रुद्र की नींव पर्याप्त नहीं थी। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद तीसरा आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाला शामिल हुआ। रुद्र को अचानक और मजबूत दबाव महसूस हुआ। हालांकि इस दबाव के तहत रुद्र ने और मजबूत क्षमता छोड़ी। तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और नई बनाई गई तलवार की आत्मा ने और मजबूत शक्ति छोड़ी। जब चौथा आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वाला आया तो रुद्र केवल अपनी तलवार की मंशा छोड़ सकता था। पहले केवल एक धागा तलवार की मंशा थी, लेकिन दबाव के तहत रुद्र की तलवार की मंशा 3 धागों तक बढ़ गई। मारो! रुद्र ने घोड़ा काटने वाली तलवार पकड़ी और 4 आभासी तलवार कल्टीवेशन करने वालों के साथ जोरदार लड़ाई लड़ी। वह धीरे धीरे एक निस्वार्थ अवस्था में चला गया। वह यहां आने का उद्देश्य और हॉल में प्रवेश की योग्यता भूल गया था। उसके पास केवल एक चीज थी कि वह पूरी ताकत से उनके साथ लड़े। निस्वार्थ अवस्था में रुद्र जितना लड़ता गया, उतना मजबूत होता गया और उसकी तलवार की मंशा लगातार उभरती रही। मयूर मार्शल हॉल। आगे का हॉल सैकड़ों युद्ध क्षेत्रों में बंटा हुआ था, जिसमें 5 बड़े संप्रदायों के शीर्ष युवा लोग, कालिकट की स्थानीय शक्तियां और मगध के पूर्वी हिस्से के प्रमुख काउंटियों और राज्यों के लोग विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में लड़ रहे थे। हर युद्ध क्षेत्र में हॉल में प्रवेश के लिए केवल एक जगह थी और सभी प्रतिभागी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। छठा युद्ध क्षेत्र।
हुश! हरे रंग की पोशाक में एक पतला युवक भाले के साथ ड्रैगन की तरह घूम रहा था। युद्ध क्षेत्र में बाकी उसके हमउम्र लोग या तो छेद दिए गए या उड़ा दिए गए। जब आखिरी व्यक्ति गिरा, तब हरे रंग की पोशाक वाले व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने हाथ में भाला उठाया। वाइल्ड वेव वैली के लू कबीले ने छठे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश का कोटा प्राप्त कर लिया। इस जगह के प्रभारी डीकन ने जोर से कहा। वाइल्ड वेव वैली टीम का नेतृत्व करने वाले मुख्य डीकन आनंद रूप मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि रोहित ने कोटा हासिल कर लिया, क्योंकि रोहित खुद शीर्ष कोर शिष्य था। इस समय 43वें युद्ध क्षेत्र में हंगामा हुआ। एक बलवान गंजा व्यक्ति तांबे के हथौड़े के साथ अपने विरोधियों को एक एक करके उड़ा रहा था। सांची संप्रदाय के अभिलाष ने 43वें युद्ध क्षेत्र में प्रवेश का कोटा प्राप्त कर लिया। मयूर मार्शल हॉल के डीकन ने जोर से कहा। सांची संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले एल्डर बलवीर सिंह ने मुस्कुराया। हालांकि अभिलाष एक शीर्ष आंतरिक संप्रदाय शिष्य था और हॉल में जगह पाने की उच्च संभावना थी, फिर भी अगर वह बदकिस्मत होता और दूसरों द्वारा निशाना बनाकर घेर लिया जाता तो वह हार सकता था। बधाई हो एल्डर बलवीर जी, आनंद रूप ने झुककर कहा। सबको बधाई। बलवीर सिंह ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। हालांकि आनंद रूप केवल मुख्य डीकन था, वह काफी युवा था और भविष्य में वाइल्ड वेव वैली का एल्डर बनने की बड़ी उम्मीद थी। सांची संप्रदाय और वाइल्ड वेव वैली के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए अगर संभव हो तो वे स्वाभाविक रूप से उनके साथ अच्छे दोस्त बनाना चाहते थे। इस समय तीसरे युद्ध क्षेत्र से और तेज आवाज आई। एक खूबसूरत लड़की बर्फ के क्रिस्टल तलवार के साथ घेरे में घुसी। उसका हमला न केवल तेज था, बल्कि इसमें एक भयानक ठंडक भी थी। विरोधी एक एक करके जम गए। एक पल बाद तीसरे युद्ध क्षेत्र के सभी मार्शल लोग उस खूबसूरत लड़की से हार गए। यह दृश्य देखकर बलवीर सिंह और आनंद रूप ने अपनी मुस्कान को रोक लिया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। उनकी नजर से वे कैसे नहीं देख सकते थे कि यह खूबसूरत लड़की रोहित और अभिलाष से कम नहीं थी और शायद उनसे भी मजबूत थी। मुख्य बात यह है कि वह रोहित और अभिलाष से 2 साल छोटी थी। इन 2 सालों के अंतर को कम मत समझो। इन 2 सालों ने तय कर दिया कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां रोहित और अभिलाष से बहुत ज्यादा होंगी, कम से कम संप्रदाय मास्टर के व्यक्तिगत शिष्य के स्तर तक। एक मार्शल संप्रदाय में संप्रदाय मास्टर द्वारा सीधे सिखाए गए शिष्यों की संख्या बहुत कम होती है, शायद केवल एक ही हो। आखिरकार उस स्तर तक पहुंचने वाले शिष्यों को कोर शिष्यों से कहीं बेहतर होना चाहिए। शैव संप्रदाय की स्नेहा ने तीसरे युद्ध क्षेत्र में जगह हासिल कर ली। जब मयूर मार्शल हॉल के प्रबंधक ने यह कहा, तो उसने अचानक शैव संप्रदाय का नेतृत्व करने वाली एल्डर अनामिका को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शैव संप्रदाय ने इस बार एक अच्छी छोटी प्रतिभा पैदा की है। धन्यवाद डीकन की तारीफ के लिए, अनामिका ने जल्दी जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में बहुत खुशी थी। आपको पता है, मयूर मार्शल हॉल के डीकन उनकी संप्रदाय के एल्डरों से कहीं बेहतर हैं, नजरिए और क्षमता के मामले में। आखिरकार मयूर मार्शल हॉल 1000 साल की विरासत वाली शक्ति है। मयूर मार्शल हॉल के डीकन से ऐसी तारीफ पाना बहुत दुर्लभ है। बलवीर सिंह, आनंद रूप और अन्य लोग काफी ईर्ष्या और थोड़ी जलन महसूस कर रहे थे। अगर मयूर मार्शल हॉल के डीकन ने ऐसा कहा, तो स्नेहा का मयूर मार्शल हॉल का सदस्य बनना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार मार्शल हॉल के डीकन की पदवी पाने वाले बहुत कम लोग हैं और अभी केवल स्नेहा को यह सम्मान मिला है। कोटा हासिल करना यह मतलब नहीं है कि आप मयूर मार्शल हॉल के सदस्य बन जाएंगे। जिनके पास कोटा है वे मयूर मार्शल हॉल में सहयोगी सदस्य के रूप में काम करेंगे और फिर 3 महीने की ट्रेनिंग से गुजरेंगे, जिस दौरान मयूर मार्शल हॉल कुछ लोगों को हटा देगा। अंत में जो लोग रह सकते हैं वही मयूर मार्शल हॉल के आधिकारिक सदस्य बन सकते हैं। अचानक स्नेहा ने अपने हाथ में बर्फ क्रिस्टल तलवार उठाई, सांची संप्रदाय के देखने के मंच के केंद्र की ओर इशारा किया और जोर से कहा, रिया, क्या तुम में मेरे जीवन मृत्यु चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है? यह एक वाक्य बहुत बड़ा हंगामा मचा गया और देखने के मंच पर सभी लोग हैरान हो गए।
शिवी संप्रदाय की स्नेहा सांची संप्रदाय की रिया को चुनौती देने जा रही है, और यह एक जीवन मृत्यु चुनौती है। क्या तुम सचमुच मेरे साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ना चाहती हो? रिया खड़ी हुई और स्नेहा को गर्व से देखा। दो खूबसूरत लड़कियों का आमना सामना एक खूबसूरत नजारा था। स्नेहा ने बर्फ नीली मार्शल पोशाक पहनी थी, जो उसकी पतली और सुंदर आकृति को उजागर करती थी। वह खुद में शानदार थी, और अपनी ठंडी प्रकृति के साथ वह एक बर्फीली सुंदरी की तरह लग रही थी। अब रिया को देखें। सांची संप्रदाय की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में वह स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी, न केवल दिखने में बल्कि अपनी भयानकता में भी। जिस पल रिया खड़ी हुई, उसके आसपास के मार्शल लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि रिया द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ने उन पर बड़ा दबाव डाला। यहां तक कि दूर खड़े रोहित और अन्य लोगों के चेहरे भी गंभीर थे, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि रिया कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रिया वास्तव में उनसे बेहतर थी। स्नेहा, बकवास करना बंद करो, अनामिका ने जल्दी से उसे रोका। एल्डर, मेरे भाई को उसने अपंग कर दिया। मुझे उसके साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़नी ही होगी। स्नेहा ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, तुम्हारा भाई मेरे द्वारा अपंग किया गया? क्या तुम गलत नहीं हो? रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। उसका नाम रुद्र है। मुझे लगता है कि तुम उसे जानती हो, स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्र, सांची संप्रदाय में कुछ असामान्य चीजें हो रही थीं, खासकर कोर शिष्यों के बीच, जिनके चेहरे थोड़े अजीब लग रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे रुद्र के बारे में सुन चुके थे। दरअसल रुद्र की बात पूरे सांची संप्रदाय में फैल चुकी थी। एक शिष्य जो बाहरी संप्रदाय से आंतरिक संप्रदाय में आया था, कहा जाता था कि रिया ने उसे छोड़ दिया और उसकी मार्शल आत्मा बीज ले लिया। लेकिन सांची संप्रदाय ने कहा कि यह अफवाह थी और सच नहीं थी। वैसे भी रुद्र को सांची संप्रदाय द्वारा वांटेड किया गया है। सांची संप्रदाय के सभी लोगों ने वांटेड नोटिस देखा है, और कोर शिष्य स्वाभाविक रूप से इससे बाहर नहीं है। यह बहुत आश्चर्यजनक था कि स्नेहा वास्तव में रुद्र की बहन थी। रुद्र, वह आदमी जिसने मेरे खिलाफ बदनामी की, चूंकि तुम उसकी बहन हो, तो पहले तुम्हें उसके मेरे खिलाफ बदनामी की कीमत चुकानी चाहिए। रिया ने स्नेहा को उदासीनता से देखा और गर्व से कहा, मैं पहले तुम्हें रास्ते पर भेजूंगी, और फिर जब मैं तुम्हारे उस घटिया भाई को पकड़ लूंगी तो उसे तुम्हारे साथ जाने दूंगी। यह कहकर रिया बिजली में बदल गई और युद्ध क्षेत्र में गिर गई। युद्ध क्षेत्र में कदम रखना चाहती थी, लेकिन मयूर मार्शल हॉल के डीकन ने उसे रोक दिया। एल्डर अनामिका, प्रतिभागी शिष्यों को छोड़कर किसी और को युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नियम मत तोड़ो, वरना मेरे और तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगी। मयूर मार्शल हॉल के डीकन ने चेतावनी दी। अनामिका का चेहरा बदल गया। मयूर मार्शल हॉल के डीकन उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर वह युद्ध क्षेत्र में कदम रखती तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसके साथ निष्पक्षता से निपटता। स्नेहा को रोकना तो दूर, वह खुद को भी नहीं बचा सकती थी। स्नेहा ने पहल की और आकाश में बर्फ के क्रिस्टल आपस में जुड़ गए और एक बर्फीली तलवार के जाल में बदल गए, जो रिया की ओर बढ़े। रिया का चेहरा उदासीन था और उसने अपनी जेड उंगली हवा में इशारा किया। बैंग! बर्फीला तलवार का जाल टूट गया। स्नेहा पीछे हट गई और उसका खूबसूरत चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुम्हारी इस छोटी सी क्षमता के साथ तुम मुझे मारना चाहती हो? रिया की आंखों में हंसी थी। वह ऊंचे स्थान पर थी, स्नेहा को नीचे देख रही थी। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। इस समय बर्फ क्रिस्टल तलवार ने एक बेहद शक्तिशाली शक्ति छोड़ी। स्नेहा के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई दिए और उसकी ऊर्जा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। इस पल में स्नेहा एक बर्फ क्रिस्टल से ढकी देवी की तरह थी, बहुत खूबसूरत। स्नेहा की शक्ति को महसूस करते हुए रिया ने अपनी अवहेलना को थोड़ा दबाया। तुम में अब मुझे धमकी देने की क्षमता है, लेकिन बस इतना ही। मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तुम बहुत छोटी हो। मार्शल आत्माओं का उपयोग किए बिना भी मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूं। रिया की भौहों के बीच एक तारे जैसा निशान दिखाई दिया, और जैसे ही निशान दिखा, उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती गई। हवा का प्रवाह तेजी से उड़ा, 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया।
स्वर्गीय जाल की मुहर। उसने वास्तव में स्वर्गीय जाल सभी विधियों को पहले ही हासिल कर लिया है। एल्डर अनामिका का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और देखने वाले अन्य 3 संप्रदायों के नेतृत्व करने वाले एल्डर भी हैरान हो गए। केवल बलवीर सिंह शांत रहा, क्योंकि वह रिया की क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानता था। सर्वोच्च एल्डर क्यों चौंक गए और रिया को मुख्य शिष्य नियुक्त किया? क्योंकि रिया ने सांची सभी विधियों को केवल 1 महीने से कम समय में सीख लिया था, लेकिन उसने इसे हासिल कर लिया था। सांची संप्रदाय की स्थापना के 400 से ज्यादा साल हो गए हैं। रिया सहित केवल 3 लोग ही सांची सभी विधियों को हासिल कर पाए हैं। पहले 2 सांची संप्रदाय के इतिहास में सबसे मजबूत मार्शल बन गए हैं। रिया भी इसका अपवाद नहीं होगी। वह निश्चित रूप से सांची संप्रदाय के इतिहास में सबसे मजबूत मार्शलों में से एक बनेगी।